लास्ट क्लास में हम लोग किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में, किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के किसी सर्किट में एलसीआर सर्किट की बात कर रहे थे, है ना। एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम आपने बनाया था। ये चेक किया था कि एलसीआर सर्किट में ईएमएफ की वैल्यू तो ई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोगों ने मानी थी, लेकिन डिराइव करने के बाद जो करंट आया था दैट वाज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। कहने का मतलब यहां पर ईएमएफ और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है फाई का, ठीक है। अब हम लोग को आज जो पढ़ना है वो है रेजोनेंस। तो सब लोग हेडिंग लिखिए, सीरीज रेजोनेंट सर्किट या रेजोनेंस, किसी भी नाम से इसको आपसे पूछा जा सकता है। रेजोनेंस के केस में बेटा वैसे तो मैं आपको बताया भी हूं पहले भी, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। नॉर्मल एलसीआर सर्किट में, सिंपल एलसीआर सर्किट में जो आपने डिराइव किया था वो ये था कि इंपीडेंस की वैल्यू जो है जेड से रिप्रेजेंट होती है और वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। सही है, ये सिंपल आप लोगों ने एलसीआर सर्किट में डिराइव किया था। अब बात यह है कि यार रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस कहीं पर भी हो फिजिक्स में, उसका मतलब बस एक ही चीज होती है कि अगर एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे एलसीआर सर्किट के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन में जो करंट होता है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। क्या कंडीशन है कि एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू इंटरनल सर्किट फ्रीक्वेंसी। जो ये सर्किट है, इस सर्किट के फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर हो जाए, इनफैक्ट या तो बराबर हो जाए या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक। एक्सटर्नल जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सर्किट के फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली बराबर हो जाए या उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में होता क्या है कि जो करंट है, करंट उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर किसी भी उसमें करंट का मतलब क्या होता है भाई, करंट का मतलब कि नेट ईएमएफ कितना है डिवाइडेड बाय नेट इंपीडेंस कितना है। अब अगर हमें करंट के इस एम्पलीट्यूड को बेटा मैक्सिमम करना है तो क्या हमको इस इंपीडेंस को मिनिमम करना पड़ेगा। इंपीडेंस मिनिमम करने का एक ही तरीका है कि इसके अंदर ये जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। बोलो यार, इंपीडेंस की वैल्यू अगर ये है और हम चाहते हैं कि इंपीडेंस मिनिमम हो जाए, तो उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर टर्म की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये अगर मिनिमम हो जाएगा तो ये भी मिनिमम हो जाएगा। सही है, तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जो एक्सएल माइनस एक्सी था ये इक्वल टू जीरो हो जाए, या बोला जाए कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, ठीक। एक्सएल को हम लोग अगर फुल फॉर्म में लिखें, पूरा फॉर्मूला इसका लिखें तो ओमेगा एल, और इसका मतलब था 1 बाई ओमेगा सी। तो यहां से आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। ये ओमेगा जो है ये ओमेगा आर कहलाता है। ओमेगा आर का मतलब हो गया इट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाता है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भाई ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, सो इट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। सही है, यहां से अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा का मतलब 2 पाई एफ होता है। सो वी कैन राइट हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये आपका सिंपल कहलाएगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये आपका रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये एंगल के टर्म्स में है और वो नॉर्मल ऐसे टर्म्स में है। बात समझ आ गई, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर एकदम, ठीक। अब हम लोग बस ये देखने वाले हैं, यहां तक की बातें मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, पुराने वीडियोस में आप देखेंगे यहां तक की बातें आपको पूरी पढ़ाई गई थी, ठीक। अब इसके आगे की बात करते हैं कि इसके आगे एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रा ये है कि अगर रेजोनेंस हुआ, करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, तो कितना मैक्सिमम हुआ, है ना, करंट का एम्पलीट्यूड यहां पर कितना हो गया। तो उसके लिए अगर हम लोग और स्टडी में जाएंगे तो देखने को ये मिलेगा आपको। ग्राफ इसका देखिए, मैं ग्राफ बना रहा हूं करंट और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का। तो करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का जब ग्राफ बनता है तो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस और दिस और दिस। कहने का मतलब कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं जिसमें ग्राफ ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी जहां पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, बोलो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है, यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ पे काफी कम है। तो आपने अभी देखा था कि कोई भी जो एलसीआर सर्किट होता है उसका इंपीडेंस, जब हम रेजोनेंस की कंडीशन में बात करते हैं तो बोलो आपने इंपीडेंस मिनिमम कर दिया। वो मिनिमम इंपीडेंस कितना था, जेड बराबर आर। बोलो यार, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर था ना। जब एक्सएल एक्सी के बराबर हुआ तो वो टर्म तो जीरो, तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर बचा, इसका मतलब आर। इसका मतलब उस सर्किट का इंपीडेंस कितना बचा, आर के बराबर। वो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह डिपेंड कर रहा है, की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब
अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो बोलो करंट का जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। यहां पर जो रेजिस्टेंस रहा होगा वो कुछ मॉडरेट रहा होगा, तो मॉडरेट रेजिस्टेंस के केस में ऐसा बनेगा, और जब बहुत लो रेजिस्टेंस होगा तो उस कंडीशन में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये तो सबको पता है कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट की वैल्यू कम होती है। और यहां पर जो कोई भी रेजोनेंट सर्किट था, सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट जो था, उसमें इंपीडेंस जो है वो सीधे सीधे आर के बराबर है। इसका मतलब सारा डिपेंडेंस किसके ऊपर है? रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भाई करंट का एम्पलीट्यूड कैसा है। बात समझ आई? इस ग्राफ से आप ये समझेंगे, देखो ओमेगा आर तो बेटा तीनों कंडीशंस में है, मतलब क्या कि रेजोनेंस तो इन तीनों में ही हो रहा है, लेकिन करंट का एम्पलीट्यूड किस केस में बहुत ज्यादा है और किस केस में लगभग ये फ्लैट ग्राफ बन रहा है। ठीक, तो उसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस ऑसिलेशन, या एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन है। अब ये कैसे पता चले कि जो रेजोनेंस हुआ है वो कैसा है? ये तो यही बात है ना, रेजोनेंस तो तीनों में हो रहा है, किसी में करंट का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में काफी कम है। तो ये उसके डिफरेंट टाइप्स हो गए, किस चीज के टाइप हो गए? करंट का वेरिएशन है ये विद रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहां से आप ये चीज पढ़ेंगे कि भाई जो यहां पर जो रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है वो रेजोनेंस कैसा है, कितने परसेंट का रेजोनेंस हुआ है, ये चीज आप रिप्रेजेंट करते हैं क्यू फैक्टर से, जिसके बारे में लास्ट क्लास में आपको थोड़ा जल्दी में हमने बताया था। सो दिस इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर। तो ये ग्राफ आप लोग बनाइए जल्दी से, यहां तक की चीजें आपको पता ही है, ये ग्राफ आप बनाइए। इसमें लिखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज resonant frequency is independent of R, कहने का मतलब जो ओमेगा आर था, जिसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी 1/√LC, वो आर पर डिपेंड नहीं करता, बट द शार्पनेस ऑफ पीक depends on R. Sharpness of peak depends on R. The peak is higher for a smaller value of R. The peak is higher for a smaller value of R. ये देखिए, ये ग्राफ में दिखाया आपने, कम रेजिस्टेंस के लिए पीक हायर है। Thus the resonance is sharp for small r and flat for large r, full stop. The sharpness of resonance is measured by quality or Q factor, of the circuit. ठीक है, तो रेजोनेंस हुआ है, लेकिन कैसा रेजोनेंस हुआ है इस बात को पता करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? क्वालिटी फैक्टर। सो इट इज द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का काम क्या था? कि करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। तो हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम तो हो, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, और वो कब होगा? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़िए। क्यू फैक्टर मैं आपको लिखा रहा हूं, क्या होता है क्यू फैक्टर? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ resonant frequency to the difference in two frequencies, TWO, two frequencies taken on both sides of the resonant frequency such that at each frequency, the current amplitude becomes 1/√2 times
द वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब देखो क्यू फैक्टर क्या है, इस चीज को आप समझिए। इनमें से कोई एक टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो हम लोग लो रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। रेजिस्टेंस का काम बस इतना सा है, रेजिस्टेंस जब घटेगा तो करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ जाएगी, दैट्स इट। अब क्योंकि ये मैक्सिमम यहां पर करंट की वैल्यू है, तो मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड बेटा कहां पर होता है, ओमेगा आर पर, ठीक। अगर ये वैल्यू आई नॉट है तो इसके करस्पॉन्डिंग आरएमएस वैल्यू भी होगी। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है करंट की, आई नॉट बाई रूट टू। तो इसके नीचे यहां कहीं पर एक वैल्यू और होगी विच इज आई नॉट बाई रूट टू। इसके करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स ये मिलेंगे। ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ओमेगा 1 बोल रहे हैं, और इसके दाईं तरफ इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ओमेगा 2 बोल रहे हैं। और ये ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिकल है तो बोलो जो डिस्टेंस ये होगी ये डिस्टेंस ये भी होगी। तो अगर इतनी डिस्टेंस को मैं डेल्टा ओमेगा बोल रहा हूँ तो ये भी क्या होगा, डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का मतलब डिफरेंस इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट आरएमएस करंट, मतलब आईआरएमएस, एंड रेजोनेंट करंट या आई नॉट, मैक्सिमम करंट, पीक करंट। बात समझ आई। तो पीक का जहां पर फ्रीक्वेंसी है और आरएमएस की जहां फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने क्या बोला, डेल्टा ओमेगा। और ये पूरा जो डिफरेंस है ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा ओमेगा है, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको, बैंडविड्थ। तो जो क्यू फैक्टर है, फैक्टर का मतलब सीधे सीधे हो गया ओमेगा आर डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, ठीक। बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया, ओमेगा 1 माइनस, यही आपका कहलाता है क्यू फैक्टर। कुछ समझ आया? तो फॉर्मूला लिखिए, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन, इसको लिखिएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, ठीक है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और आगे इक्वल करके लिखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ।